Welcome you all to our new YouTube चैनल कर्मशिला एड्यूविज़न। और आज हम लोग एक नया चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग इस चैप्टर में डीप डाइव करेंगे फ्रॉम अ वेरी होलिस्टिक मैनर ऑल्सो। बस ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से, लेकिन हम लोग बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझेंगे भी और इस चैप्टर को ऐसा करने की कोशिश करना है कि इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। सो लेट स्टार्ट। So what is balance of payment? Balance of payment is nothing but accounting statement. It is accounting statement of India, or we can say that of resident of India with rest of the world. ये बस एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो इंडिया अपना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रांजैक्शन करता है उसका। सो वी विल लुक इनटू दिस एस्पेक्ट ऑफ बीओपी। सो व्हाट इज बीओपी? सी, बीओपी can be divided into two parts, can be seen through two aspects, that is current account and the other one is, everyone you will be knowing that, capital account. So इधर दो हो गए, current account और capital account. So now we will see that current accounts के क्या क्या subsections हैं, इसमें क्या क्या included है. See, the most important one is trades, goods, सर्विसेज हो गए, हमारा इनकम हो गया, जो ट्रांसफ़र होता है, रेमिटांसेस, वो भी पार्ट है करेंट अकाउंट के, रेमिटांसेस. सो these are the parts of the current account. Now we are going to look into the capital account. What is what are the sections of the capital account? So capital accounts, which can be further seen through investment and borrowings. So in investment हम लोग देख सकते हैं कि इसमें एफडीआई होता है, एफपीआई होता है, एडीआर होता है. हम लोग आगे देखेंगे एडीआर क्या होता है. फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इट इज़ अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट. जीडीआर होता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स. एंड इन बोरिंग सेक्शंस वी हैव एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग्स, ईसीबी, एक्सटर्नल असिस्टेंस, सॉफ्ट लोन जिसको कहते हैं, सॉफ्ट लोन असिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ सॉफ्ट लोन. And we also have NRI deposits. So this is an overall classification of balance of payment. Here we now we will see that one important aspect here, this trade. What do you mean by trade surplus? हम लोग जो देखते हैं करेंट अकाउंट डेफिसिट, जो CADs वगैरह जो न्यूज़ में रहते हैं, सो वो किधर से क्रिएट होता है. तो जब हम किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं तो एदर वी हैव ट्रेड सरप्लस विद देम, ट्रेड सरप्लस होता है, या फिर ट्रेड बैलेंस होता है और बैलेंस ट्रेड, एंड वी हैव ट्रेड डेफिसिट. तो ट्रेड सरप्लस तब होता है, आई कैन टेल यू दैट सरप्लस तब होता है जब हमारा एक्सपोर्ट इज़ ग्रेटर देन इम्पोर्ट. और ये इंडिया के केस में ज़्यादा जनरल है, बहुत कम जनरल है. बहुत कम कंट्री के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, जो मेजर इकोनॉमिक पावर्स हैं.
बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, और शायद आप लोगों को पता हो, यूएसए विथ यूएसए वी हैव ट्रेड सरप्लस, और इसीलिए जो ट्रम्प चाचा है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव भी है, सो दैट वी कैन फाइंड विथ टैरिफ्स। और जो ट्रेड बैलेंस होता है वो ट्रेड बैलेंस नथिंग व्हेन एक्सपोर्ट इज़ इक्वल टू इम्पोर्ट, और रेयर केस सिनेरियो है जब हम किसी कंट्री को एक्सपोर्ट भी उतना ही कर रहे हैं जितना इंपोर्ट कर रहे हैं, सो दिस इज़ अ वेरी रेयर केस। एंड व्हाट इज़ डेफिसिट, ये हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत कॉमन है, जब एक्सपोर्ट इज़ लेस देन इम्पोर्ट, मीन्स यहाँ पर इम्पोर्ट ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल चाइना, वी हैव वेरी ह्यूज ट्रेड डेफिसिट विद चाइना, और ये हमारे लिए बहुत कंसर्निंग भी है कंसिडरिंग द सिक्योरिटीज़ इशूज़। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, फॉर इम्पॉर्टेंट फैक्ट, बीओपी हमेशा जीरो होता है, बिकॉज जो एक्सचेंज होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के वो इक्वलाइज्ड हो जाते हैं, तो वो जीरो होता है। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहूँगा बीओपी क्राइसिस के बारे में, कि बीओपी क्राइसिस कैसे होता है। सी, हमारा क्या है अभी कि जो करेंट अकाउंट है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल बीओपी क्राइसिस हम लोग समझने जा रहे हैं। बीओपी क्राइसिस, आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे अगर मैं थोड़ा सा हेजिटेंट हूँ, मेरा यूट्यूब पे ये फर्स्ट वीडियो और मैं बहुत ही नया हूँ, तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने में हिचक जाता हूँ कभी कभी, सो प्लीज़ इग्नोर दैट। सो नाउ वी विल सी द हाउ बीओपी क्राइसिस इज़ जनरेटेड, और हाउ और इंडिया को हम लोग बोलते हैं ना कि इंडिया कभी भी बीओपी क्राइसिस के अंदर नहीं आ सकता है अब फॉर इन करेंट सिचुएशन। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए कि ये हमारा करेंट अकाउंट है, तो अगर इस करेंट अकाउंट में $100 बिलियन हैं, $100 बिलियन, और जो इन्वेस्टमेंट है फॉर अस दिस इज़ ऑलवेज वेरी बिग पॉजिटिव, ये $500 बिलियन है, $500 बिलियन है। तो इसमें से जो भी सरप्लस हो गया, तो यहाँ पर कितना सरप्लस हो गया, प्लस $400 का सरप्लस हो गया, तो ये $400 जो हो जाता है वो आरबीआई के पास चला जाता है। आरबीआई मेंटेन्स दिस फॉरेक्स, आरबीआई। अब बीओपी क्राइसिस कैसे आता है? सपोज दैट कि हमारा जो एज ऑलवेज जो करेंट अकाउंट डेफिसिट हमेशा रहता है वो $100 बिलियन है, और इन्वेस्टमेंट भी ना आए, लाइक इन द केस ऑफ आवर बेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान, -$500 बिलियन इधर इन्वेस्टमेंट गया ही, आने के बजाय जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो गया या फिर इन्वेस्टर्स छोड़ के भाग गए। तो यहाँ पर क्या होता है कि आरबीआई और द सेंट्रल बैंक पुशेस इस फॉरेक्स to compensate this, and from here it is gets pushed here, so this creates a BOP crisis। BOP क्राइसिस यहाँ से क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर हमारा फॉरेक्स कंटिन्यू डिप्लीट होता चला जाता है, कंटिन्यू डिप्लीट होता है, जो कंडीशन हम लोग 1990s में फेस कर चुके हैं BOP क्राइसिस का। बट currently India is nearly having $600 billion forex reserves, so we can say that अभी तो ऐसा कुछ सिचुएशन इंडिया के साथ आने वाला नहीं है। तो BOP क्राइसिस कैसे होता है? ट्रेड डेफिसिट है, तो करेंट अकाउंट में -$100 बिलियन है, कैपिटल अकाउंट में +$500 बिलियन है। तो ये अगर यहाँ तो अभी ये ज़्यादा हो गया, तो $400 बिलियन पुश हो गया आरबीआई फॉरेक्स में। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट भी जा रहा है, तो -$500 बिलियन अगर हो गया, और करेंट अकाउंट डेफिसिट तो ऑलरेडी अगर इन्वेस्टर्स छोड़ के जा रहे हैं, तो CAD तो होगा ही होगा। तो इसको कंपनसेट करने के लिए जब आरबीआई अपना फॉरेक्स निकालता है, तो आरबीआई का और द सेंट्रल जो बैंक्स होते हैं उनका डिप्लीट होते चला जाता है फॉरेक्स। तो यही क्रिएट करता है BOP क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस। मैं आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट से अवेयर कराना चाहूँगा, दैट इज़ रुपी डेट सर्विस। रुपी डेट सर्विस व्हाट इज़ दिस? और ये पार्ट होता है कैपिटल अकाउंट का, पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, part of capital account. So what is rupee debt service? It is debt to be paid in rupees to foreigners by Indian resident. Debt to be paid in rupees
to foreigners by Indian resident. आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो डेट कंपोनेंट है, इंडिया का डेट कंपोनेंट, उसमें सबसे बड़ा जो डेट कंपोनेंट जो हमारा इंडिया का है, उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट यूएस डॉलर्स का है, यूएस डॉलर्स का, नियरली 54.6%. देन वी हैव इंडियन रुपीज़, और ये ऑलमोस्ट 30.5% के आसपास है. देन वी हैव SDRs, ये 5.7% के आसपास है, 5.7% के आसपास. उसके बाद हमारा येन 5.6%. तो यहाँ पर जो हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपना प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट सेटलमेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ आवर ओन करेंसी रुपीज़, तो उसको कहते हैं रुपी डेट सर्विस. तो ये कैसे हो रहा है? तो हम लोग जानते हैं कॉन्सेप्ट होता है मसाला बॉन्ड. तो मसाला बॉन्ड इंडियन इन्वेस्टर्स इशूइंग रुपी डिनोमिनेटेड, इंडियन इन्वेस्टर्स जो हैं रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड को इशू कर रहे हैं, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इन यूएसए. तो इसको फिर पे भी करेंगे हम लोग इन रुपीज़ में ही. तो जब इसको रुपीज़ में पे भी करेंगे तो इसका इंटरेस्ट भी रुपीज़ में पे करेंगे और प्रिंसिपल अमाउंट में भी. तो इसी को फिर रुपी डेट सर्विस बोलते हैं और कुछ नहीं है. और मसाला बॉन्ड बताया तो एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, महाराजा बॉन्ड इज़ नथिंग बट बॉन्ड इशूड, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशूड इन इंडिया. रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू इन इंडिया. दिस इज नथिंग बट issued in India. This is Maharaja bond, just for your knowledge, nothing else. So here I just want to tell you one more concept, external debt to GDP ratio, external debt service ratio. So external debt service ratio, what is this? This is debt service principal plus interest by external current receipts. Luckily for us this is very high. जो external current receipts है, this is very high. That's why our external debt service ratio is nearly about 5. So that's what, और यही मैडम पार्लियामेंट में बोल भी रही थी, जो सीतारमन मैम है फाइनेंस मिनिस्टर, दैट मैम बोल रही थी कि आप लोग डेट करते रहते हो. सी आवर एक्सटर्नल डेट सर्विस रेशियो इज़ वेरी लेस. दैट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल करेंट रिसिप्ट्स. हम लोग को एक्सटर्नल जो रिसिप्ट होता है वो बहुत आता है, तो इसमें इधर कोई दिक्कत नहीं होता है, और ये उतना अफेक्ट नहीं करता है हमारे डेट नंबर्स को. तो इसी के बारे में मैम बोल रही थी कि ये और एंड 5 इज़ वेरी गुड नंबर. एक्सटर्नल डेट सर्विस रेशियो अगर 5 है तो फॉर अ मेजर इकोनॉमी लाइक इंडिया इट इज़ अ वेरी गुड नंबर. नाउ अभी मैं आपको एक BPM 6 करके एक कॉन्सेप्ट होता है, दिस इज़ प्रोनाउंस्ड बाय IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ये ट्रेड बैलेंस को कैलकुलेट करने का एक नया तरीका है जो IMF ने दिया था, और कुछ नहीं है, जस्ट टू मेक यू अवेयर. इससे UPSC कोई डीप टाइप क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, जस्ट कि आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि ये होता क्या है. इसमें कुछ नहीं होता है. करेंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है. वन मोर हेयर इट इज़ एडेड दैट फाइनेंशियल अकाउंट. यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फाइनेंशियल अकाउंट भी है. तो करेंट अकाउंट में तो जो BOP में था वो सेम है. यहाँ पर जो कंपोनेंट्स BOP में थे वही यहाँ पर भी सेम है. यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में क्या है, यहाँ पर ग्रॉस एक्विजिशन है.
जो हम फॉरेन एक्विजिशन करते हैं वो कैपिटल ट्रांसफ़र सपोज दैट कि इंडिया भूटान को रेमिटेंस देता है, जो पैसा दिया और बोलता है कि यू नीड नॉट टू पे बैक, तो वो सब भी कैपिटल ट्रांसफ़र के अंदर में ही आएंगे। और यहाँ पर ये गवर्नमेंट भी हो सकता है, ये प्राइवेट एंटिटी भी हो सकता है। तो यहाँ पर से जो पार्ट्स थे वो निकाल के यहाँ पर चला गया, जिसके कारण ये एक अलग क्लासिफिकेशन बन गया। और इसमें कुछ भी नहीं है। BPM6 इज़ नथिंग बट एन एक्स्ट्रा क्लासिफिकेशन हैज़ बीन एडेड इन दिस। और ये IMF के द्वारा प्रोनाउंस किया गया था। दिस इज़ आई थिंक इफ़ आई रिमेंबर द फुल फॉर्म, इट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनुअल और पोजीशन मैनुअल, समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज़ BPM6। और यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंट में यहाँ पर आ गया है FDI, FPI, लोन रिजर्व एंड leave it till here, loan reserve assets. These are the part of now जो यहाँ पर पहले कैपिटल अकाउंट का पार्ट था, अब वो हमारा फाइनेंशियल अकाउंट में वो सेग्रीगेट कर दिया। तो ये बस IMF के द्वारा एक न्यू प्रोनाउंस्ड आइडिया है, नथिंग मोर। बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि BPM6 जो होता है उसमें 3 डिवीज़न है और BOP में बस 2 ही डिवीज़न है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पे और कुछ नथिंग एक्स्ट्रा। एक और कंसेप्ट बनता है CAD और जब करंट अकाउंट डेफिसिट लीडिंग टू फिस्कल डेफिसिट लीडिंग टू करंट अकाउंट डेफिसिट, दिस इज़ व्हाट वी कॉल दैट ट्विन डेफिसिट। तो और कुछ तो हमारा इधर है नहीं। हाँ, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोगों को, फॉरेक्स कंपोनेंट्स जो इंडिया का है, शायद किसी एग्ज़ाम में कभी पूछ ले। UPSC तो ऑलरेडी पूछ चुका है, तो आई डोंट थिंक UPSC विल अगेन आस्क, बट जस्ट फॉर द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, फॉरेन करेंसी जो है, फॉरेन करेंसी हमारा वो सबसे ज़्यादा है फॉरेक्स रिजर्व में, देन गोल्ड, देन SDRs, देन रिजर्व ट्रैंकी, RTPs। तो ये हमारा फॉरेक्स कंपोनेंट्स हो गया। तो आप समझ रहे हैं फॉरेक्स हमारा क्या होता है। तो फॉरेक्स जो मेंटेन्ड होता है वो फॉरेक्स इज़ मेंटेन्ड बाय RBI। और अभी हमारा बहुत अच्छा खासा फॉरेक्स है, तो फॉरेक्स के बारे में उतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी सब अभी मेंटेन्ड है। आवर इकोनॉमी इज़ डूइंग वेरी हेयर। जो मैं ऊपर बोल रहा था, वाई बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ ऑलवेज जीरो। तो सम ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ जीरो बिकॉज एवरी क्रेडिट अपियरिंग इन द करेंट अकाउंट हैज़ ए कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट कैपिटल अकाउंट एंड वाइस वर्सा। हमेशा कुछ न कुछ एक्सचेंज हो रहा है कि हर क्रेडिट के बदले में। तो दिस इज़ वाई द BOP इज़ ऑलवेज जीरो। और यहाँ पर वैसा कुछ और है नहीं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं फॉर योर काइंड रीडिंग। इफ़ अ कंट्री एक्सपोर्ट्स एन आइटम, इट effectively imports foreign goods capital when that it is paid for capital account transaction. However, in reality, the central bank they do not have complete details of all finance. Also, the currency rates keep fluctuating. The general English है और कुछ नहीं है। So, तो इधर हम लोग ये देख लिया। अब CAD के बारे में जैसे ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, तो CAD क्या है? इट इज ए शॉर्टफॉल बिटवीन मनी फ्लोइंग इन ऑन एक्सपोर्ट्स एंड मनी flowing out, and the gap between money received into and sent out of the country on the trade of goods and services. कंट्री ए के साथ, कंट्री ए है, इंडिया है, इसके साथ जो टोटल एक्सपोर्ट्स हुए वो $100 बिलियन का हुआ। इतना होता नहीं है, $25 बिलियन। और जो टोटल इंपोर्ट्स हुए, टोटल इंपोर्ट जो हुआ वो $100 बिलियन का हुआ, जो चाइना हमें इंडिया को बेचा, कंट्री बी। तो यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट कितना का हो गया? $75 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हो गया। यही ट्रेड डेफिसिट करंट अकाउंट डेफिसिट है और कुछ नहीं है। तो
CAD एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम डोमेस्टिकली ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एब्रॉड। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप जानते ही होंगे, लैंड, लेबर, वेज। तो CAD and balance of trade measures only in the gap of earnings and expenditure on exports and imports of good. Balance on current account includes balance of trade and balance on individual services. So आप ये सब और ये वे टू डील आप जानते ही होंगे। रिव्यू डेट इन्वेस्टमेंट्स फॉर FPI, करंट हेजिंग एंड ईजी रूल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स एंड कर्विंग नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स सच एज गोल्ड, मोबाइल्स। तो जब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत हाई हो जाता है तो हम लोग क्या क्या स्टेप्स लेते हैं उस करंट अकाउंट डेफिसिट को मिनिमाइज़ करने के लिए। सबसे पहले हम लोगों को एक्सपोर्ट बढ़ाना है, एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है ताकि करंट अकाउंट डेफिसिट तो रुपी डिवैल्यूएशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वे। रुपी डिवैल्यूएशन से क्या होता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है क्योंकि एक्सपोर्ट गेट्स चीपर, आप ये कॉन्सेप्ट जानते होंगे। तो करेंसी डिवैल्यूएशन इज़ वन ऑफ एन ऑप्शन। और जो नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स होते हैं, जो जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड के बिना ऐसा नहीं है कि अगर लड़कियां कान वाला जो होता है हमारा इयररिंग्स होता है, जो नोज रिंग्स होता है, वो नहीं पहनेंगे तो काम नहीं चलेगा, काम चल जाएगा देश का, उससे कुछ होने जाना नहीं है। मोबाइल फ़ोन्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, जो नॉन एसेंशियल्स होते हैं, जो उसको हम लोग फॉर द टाइम बिंग हम उस पर इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, ट्रेड बैरियर्स लगा देते हैं। फिर करेंसी हेजिंग, दिस इज़ व्हाट करेंसी हेजिंग जो श्रीलंका ने यही किया। अब जब उसका CAD बहुत हाई हो गया तो श्रीलंका ने क्या किया, अपना करेंसी को US डॉलर से हेज कर दिया। और मैं बता रहा हूँ आपको, ये वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक था श्रीलंकन गवर्नमेंट का, क्योंकि श्रीलंकन करेंसी का वो डिमांड नहीं था मार्केट में और ना ही है। तो ये एक एब्रप्ट हेजिंग था जो करना नहीं चाहिए था, और उनको बहुत बड़ा BOP क्राइसिस हुआ। एंड थैंकफुली इंडियन गवर्नमेंट हैज़ कम टू देयर रेस्क्यू। तो easy rulings for manufacturing entities to raise their foreign funds, reviewed debt investment limits for FPIs, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, उनका इनफ्लो होगा तो वो भी, तो हमें ऐसे लेजिस्लेशंस लाने पड़ेंगे जिससे FPI का इनफ्लो देश में बढ़े, तो उससे भी फिर क्या होगा कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़िया होगा। तो ये सब हो गए। Now we will see the other side of the story in the next video. Thank you. If you liked it, like, share and subscribe. और बस यही है, प्लीज़ सपोर्ट। देखो यार, मैं बहुत हेजिटेंट हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा साइंग हूँ, तो मेरे लैंग्वेज में थोड़ा सा आपको हेजिटेशन नज़र आ सकता है, तो प्लीज़ इग्नोर दोज थिंग्स। और मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो भी है और मैं बहुत नया हूँ, बट आई प्रॉमिस दैट विद टाइम दिस हेजिटेशन विल ऑल्सो डिक्रीज और क्वालिटी ऑफ द वीडियो एंड एवरीथिंग विल इंक्रीज। थैंक यू।